प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे घनानंद कवित्त दिननी के फेर सो भयो। दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी करे हेरी बोई हेरी बो। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी द्योस रैनी प्राण घट घोटी बो। हेत खेत घूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटी बो। जान प्यारे जोन मन में आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमेरी परेखे चख चोटी बो। तिन्हे यो सिराती छाती तो ही वे लगत ताती, तेरे बाटे आयो है अंगार नीपे लोटी बो। जैसा कि हमने घनानंद की व्याख्या करते समय उनके पूर्व के कवित्त में भी देखा है कि सर्वत्र उन्होंने अपनी वियोग व्यथा का चित्रण किया है। तो एक बार पुनः संक्षेप में यही कहूँगी कि संदर्भ, कवि परिचय, कविता परिचय, प्रसंग, घनानंद की प्रेम कथा का चित्रण और इन पंक्तियों में वे जिस विरह व्यथा का चित्रण कर रहे हैं, वियोग व्यथा का अनुभूतिमय जो चित्रण उनके द्वारा किया जाता है, उसी के तहत विरहिणी नायिका कह रही है, अपनी अनुभूति को व्यक्त कर रही है। वह कहती है, दिननी के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, कि आज मेरे दिनों में परिवर्तन हो गया है, समय का परिवर्तन है। कभी संयोग की अवस्था थी, प्रिय से मिलने की अवस्था थी, वह अवस्था वियोग में परिवर्तित हो गई है। भयो है हेर फेर ऐसो, कैसे बदल गई है? वो वियोग में बदल गई है। तो फिर अब क्या हो गया है कि जाको हेरी फेरी को हेरी बोई हेरी बो, कि जिसकी वजह से यह हेर फेर हुआ है, मतलब जो संयोग की स्थितियाँ थी वो वियोग में बदल गई है। तो वो जो स्थितियाँ थी, उन स्थितियों की जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों को ढूंढने के लिए जाको हेरी फेरी, यानी जिसने हेर फेर किया है जीवन में, हेरी बो, उनको भी मुझे ढूंढना पड़ रहा है, खुद को खोजना पड़ रहा है। माने वो स्मृतियाँ इतनी क्षीण हैं कि मेरे पास अधिक बातें नहीं हैं याद करने के लिए। बहुत थोड़े समय का संयोग या सुखद स्थिति थी प्रेम में, अब वियोग की और कष्ट की स्थितियां हैं। और ये स्थितियां उस नायिका को किस तरह से साल रही है, आगे उनका चित्रण करते हुए वह नायिका कहती है, गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, यानी कहीं विष को, गरल माने विष को, ये घमंड होता है कि वो शरीर को 1 मिनट में गला देता है। लेकिन ये जो विरह की व्यथा है, यह तो उससे भी अधिक खतरनाक है, उसके अभिमान को भी गला देने वाली है। क्योंकि इसमें तो कैसे होता है, करी करी द्योस रैनी प्राण घट घोटी बो, कि रात और दिन विष का तो पान करना पड़ता है जब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये जो विरह की व्यथा है, ये तो बिना विष पान किए ही रात दिन प्राण घोटता रहता है, यानी प्राणों का पान करता रहता है। मतलब चुपचाप विरह व्यथा को सहन करते रहते हैं और दम घुटता रहता है। आगे देखते हैं, करी करी द्योस रेनी प्राणीगण घोटी बो। हेत खेत दूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, विष समुदेग बान आगे उर ओटी बो। अब ये जो विरह व्यथा रूपी पान मैंने किया है, विषपान, इससे मुझे छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि संयोग की स्थितियां बन ही नहीं रही है। मेरा जो प्रिय है, मेरा जो अभिष्ट है, वो मुझे प्राप्त हो ही नहीं रहा है। और क्या हो रहा है, प्रेम का जो रण क्षेत्र है, अगर कवि की कल्पना देखिए कि उसने प्रेम के क्षेत्र को भी एक रण क्षेत्र कहा है, क्योंकि यहाँ भी निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और संयोग की स्थितियाँ बनाने के लिए एक जीत हासिल करनी पड़ती है, प्रिय के हृदय को जीतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस रण क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पा रहा है, अपितु क्या हो पा रहा है कि उस रण क्षेत्र में, जैसे कि आपने देखा होगा कि रण क्षेत्र में हाथी घोड़े हर कोई चलते हैं तो उससे धूल उड़ती है। तो यहाँ कवि कल्पना कर रहा है रण क्षेत्र का रूपक प्रेम के क्षेत्र में बांधकर
कि यहाँ पर अपनी सांसों को चूर्ण करके उस धूल में मिलाया जा रहा है। मतलब अभी जैसे आपको ऊपर कहा था कि प्राण गल रहे हैं, सांसों का चूर्ण हो रहा है मानो। और वह चूर्ण कैसा है? रण क्षेत्र में उड़ने वाली धूल है मानो वह। और क्या करना पड़ रहा है नायिका को कि फिर भी वह पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। युद्ध में तो जो पीछे हट गया वह तो कायर हो गया, तो वैसे ही इस प्रेम युद्ध में पीछे नायिका नहीं हट रही है। आगे उर ओटिबो, विष समुदेग बाण आगे उर ओटिबो, कि वो जो विष युक्त जो विरह के बाण चल रहे हैं उन विषैले बाणों का सामना हृदय पर, छाती पर करना है और वीरता पूर्वक करना है। आगे कवि कह रहा है, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंदगन। मन में इतना सब कुछ कर रहा हूँ, विरह की व्यथा को इस बुरी तरह से जो मुझे प्रताड़ित कर रही है उसको भी सहन कर रहा हूँ, वीरता पूर्वक सहन कर रहा हूँ। या अगर विरहिणी नायिका है तो वह सहन कर रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है इसके बाद भी, जान प्यारे जो न मन, जो मुझे जान से प्यारे हैं, सुजान हैं, आनंद का घन, आनंद की बरसात करने वाले हैं, मेरे हृदय को प्रफुल्लित करने वाले हैं, उनके मन में फिर भी मेरा स्मरण नहीं आ रहा है। भूली तू न सुमेरी परेखे चक चोटी बो। फिर भी क्या हो रहा है कि सुजान के जो आनंद के बादल हैं, आनंद घन हैं, वे मेरी ओर उन्मुख नहीं हो रहे हैं, मेरा स्मरण नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं चाह रहे हैं। तो अब कवि उस विरहिणी नायिका को ये कहना चाहता है कि जब वो भूल कर भी तुझे स्मरण नहीं कर रहे हैं तो तिन्हें यो सिराती छाती, उनकी वजह से तू अपने आप को दुख क्यों देती है? क्योंकि दूसरों को आहत करने से तो उनकी छाती ठंडी होती है। माने उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि तुम्हें पीड़ा पहुंचाकर वो सुकून का अनुभव कर रहे हैं, और तो ही वे लगत आती, और तू कष्ट का अनुभव करती है। तू पीड़ित हो रही है, वे प्रसन्न हो रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? तुझे भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि तुम्हारे भाग्य में प्रिय का सुख नहीं है, और अपने आप को कष्ट पहुंचाना छोड़ना चाहिए, क्योंकि तेरे बाटे आयो है अंगारनी पे लोटीबो। क्योंकि इस तरह से तुम जो विरह की व्यथा सहन कर रही हो और तुम्हारा प्रिय तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारे भाग्य में तो फिर अंगारों पर लौटना माने अत्यधिक कष्ट सहन करना और दुख भोगना ही आया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि विरहिणी नायिका स्वयं को उपालंब दे रही है और स्वयं की दशा का चित्रण कर रही है, स्वयं के बहाने प्रिय को भी उपालंब दे रही है। वह अपने इस विरह व्यथा के दुख को समय का फेर मानकर सहन कर रही है, और वह बड़ी ही दीनता से कहती है कि वो सुख की स्मृतियाँ भी मुझे ढूंढनी पड़ती है, खोजनी पड़ती है, और मेरे जो ये प्रेम में जो विरह होता है यह विष से भी अधिक भयानक होता है, क्योंकि विष का पान करने पर शरीर गलता है, लेकिन रात दिन यह जो प्रेम का विरह है यह प्राणों को कष्ट पहुंचाता है और उनको धीरे धीरे कम करता जाता है, ख़त्म करता जाता है। तो मानो विष का घमंड भी इस विरह के आगे चूर होता है, क्योंकि यह उससे भी अधिक भयानक है। और जिस प्रकार से रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में जो धूल उड़ती है युद्ध चलते समय, इसी प्रकार प्रेम के इस रण में भी मानो मेरी सांसों की धूल बनकर उड़ रही है, और मैं फिर भी इस रण क्षेत्र में खड़ी हूँ, वीर व्यथा को सहन कर रही हूँ, और विष रूपी जो बाण मुझे पीड़ित कर रहे हैं, मैं बड़ी ही बहादुरी पूर्वक उनका सामना कर रही हूँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे प्रिय सुजान को मेरी व्यथा का भान नहीं हो रहा है। वह संयोग की स्थितियाँ निर्मित करने, मुझे दर्शन देने, मुझे आनंद घन प्रदान करने नहीं आ रहे हैं, प्रेम की वर्षा नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो तो मुझे भूल चुके हैं। मैं ही उनकी स्मृतियों को याद करके परेशान हो रही हूँ। और अगर या भाई अब दो स्थितियाँ हैं कि या तो तुम परेशान होना छोड़ दो तो ही तुम सुखी रह सकती हो, अन्यथा
हमेशा कष्ट ही भुगतती रहोगी। तो फिर अब क्या करना है कि तुम्हारे भाग्य में तो ये परेशानियां ही लिखी है, तो तुम्हें ही देखना है अब कि तुम्हें क्या करना है। अब हम विशेष के रूप में लिख सकते हैं कि विरहिणी नायिका अपने प्रिय को अपने कष्टों के बारे में बताकर एक उपालंब, एक ताना भी देना चाहती है, उसका चित्रण यहाँ है। और फिर दूसरी बात है कि एक मन में एक जब ज़्यादा हम दुख कष्ट सहन करते हैं और हमें कारण समझ नहीं आता तो हम सोच लेते हैं भाग्य का यही लिखा है। तो इसी प्रकार से वो है कि भाग्य में लिखे अनुसार सभी को अपना अपना कष्ट भोगना पड़ता है, यही विश्वास भी संभवतः यहाँ व्यक्त हुआ है। और अलंकारों की दृष्टि से तो रीति काव्य का कहना ही क्या, वही रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रायः सभी जगह पाए जाते हैं, इस पद में भी हैं। और वही घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, सुमधुर, व्यक्त, संगीतात्मक भाषा है। तो इस तरह से आपको इस पद का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है एक बार दोबारा सुनिए, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे के लेक्चर्स की सूचना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।